स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। किरण प्रकाश की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज इस वीडियोस के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसी यूट्यूब चैनल पे जो हमारा प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट पे अगर आप इसके पीछे वीडियोस नहीं देखें तो उस प्लेलिस्ट में पूरी ऑप्टिक्स की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वो एक बार देख लें। ऊपर से सारे 17-18 वीडियोज़ है, एक बार उसे भी देख लें, अपने नोट्स अच्छे से कंप्लीट कर लें, बना लें। इसके बाद मैं न्यूमेरिकल का भी कुछ वीडियोस दूंगा और ऑब्जेक्टिव का भी वीडियोस श्योर समय मिलेगा तो उसे भी हम इस पर अपलोड करूँगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। तो अगर बात करें हम सूक्ष्मदर्शी के, तो सूक्ष्म मतलब समझ में आ रहा है कि सूक्ष्म मतलब छोटा, दर्शी माने देखने वाला। तो छोटे वस्तुओं को देखने वाले वैसे उपकरण को ही हम कहेंगे सूक्ष्मदर्शी। मतलब वैसी उपकरण जो छोटे ऑब्जेक्ट को देखने में काम है, सहायक है। ठीक है, और दिखाया है कैसे, तो आवर्धित करके दिखाता है, बड़ा करके दिखाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी एक ऐसे प्रकाश के उपकरण है जो सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित करके देखने में काम आता है। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी क्लियर हुआ। अब बात करते हैं अगर सिद्धांत की, तो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो इसका सिंपल सा सिद्धांत ये है कि जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस, डायग्राम में देखते चलिए, फोकस और प्रकाश के केंद्र के बीच रखते हैं, उत्तल लेंस के फोकस और प्रकाश के केंद्र के बीच रखते हैं, तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है सामने, ठीक सामने, देखिए सामने वस्तु की प्रतिबिंब जो है ठीक सामने वस्तु से बड़ा, ठीक है, मतलब कह सकते हैं आप आवर्धित, बड़ा, सीधा और आभासी बनता है। ठीक है, और मेरा टारगेट ही क्या है कि छोटे वस्तु हैं, सूक्ष्म वस्तु हैं, उसे बड़ा देखना है। वो बस यही सिंपल इसका ये सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, इसी प्रिंसिपल पे कार्य करेगा। एक बार मैं इसे पढ़ दे रहा हूँ। एक सरल सूक्ष्मदर्शी एक सिद्धांत पे कार्य करता है कि यदि वस्तु उत्तल लेंस, ध्यान दीजिएगा कि सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस के फोकस बिंदु तथा प्रकाश के केंद्र के बीच रखा जाता है, तो लेंस तथा इसके सीधा आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है जो लेंस की ओर बनता है। ठीक है, इसी जिस ओर बीम रखा हुआ है, मतलब उसका प्रतिबिंब जो है सामने में ही बनेगा जिधर वस्तु रखा हुआ है। स्पष्ट प्रतिबिंब की दूरी स्पष्ट देखने की न्यूनतम ये कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। मतलब कि अगर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखेंगे तो एकदम स्पष्ट हमें देख सकेंगे, न्यूनतम दूरी है। अब इससे कम दूरी पर सपोज करते हैं, ये हमारी आँख हो गई, ठीक है, ये हमारा अगर आँख है, तो आँख से अगर यहाँ अगर हम रखते हैं वस्तु को, तो ये 25 सेंटीमीटर की अगर दूरी जो है, इस पे यह वस्तु स्पष्ट दिखेगा। इससे नज़दीक करेंगे तो फिर स्पष्ट नहीं दिखेगा। ठीक है, इसको आप खुद से अपनी उंगली लीजिए और उंगली जो है वो करके देखिए। काफ़ी अगर निकट उंगली लाइएगा तो नहीं दिखेगा, दूर रखिएगा तो ही दिखाई देगा। तो इसके बाद कार्य प्रणाली देख लेते हैं। तो कार्य प्रणाली में कुछ नहीं, वही चीज़ें जो मैं बताया। कार्य प्रणाली में क्या है कि मान लेते हैं कि एक कैसा लेंस है, उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी एफ है। एक वस्तु ए बी है जो कि लेंस ए बी वस्तु है जो कि लेंस और लेंस की प्रकाश के केंद्र और फोकस के बीच वस्तु को रखा हुआ है। तो यहाँ से किरणें निकलती है जब वस्तु से, तो निकलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात नहीं मिलती है। ठीक है, ये किरणें बिंदु बी डैश पर आती हुई प्रतीत होती है। अब यहाँ से दो किरणें अगर देखें, दो किरणें देखिए, अगर मैं मान लेता हूँ कि एक किरणें जो है वो आपका मुख्य अक्ष के समानांतर है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने के बाद यह जो है जैसे ही पड़ेगा तो यह प्रकाश फोकस से होकर गुजरेगा, और दूसरा प्रकाश के केंद्र से जैसे पास करेगा तो ये दोनों देखिए आगे जाकर ये कभी नहीं मिलेगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो मिलेगा नहीं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह जो है वो बिंदु ए डैश से होकर आ रही है, मतलब कि ए बी डैश जो है वहाँ पे वस्तु रखा हुआ है, जबकि वस्तु रखा हुआ है ए बी कहीं इस पोजीशन पे। इसका मतलब यह आवर्धित है, बड़ा है। तो ये किरणें बी डैश से आती हुई प्रतीत होती है, ए डैश बी डैश वस्तु ए बी का जो है वो प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब है। और यह कैसा है, तो सीधा है, क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर में है तो सीधा है, और वस्तु के आकार से इसका आकार जो है वो बड़ा है। तो इसलिए इसका कारण प्रणाली हुआ। क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी के सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसके आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो अगर आवर्धन के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए आवर्धन अलग है। इसकी पिछली वीडियोस में जो हमने आवर्धन पढ़ाया था, आप लोग को ये समझाया था, वो रेखीय आवर्धन के नाम से जानते थे, लीनियर मैग्निफिकेशन के नाम से जानते थे। ठीक है, उसमें क्या होता था, उसमें या तो दूरी का अनुपात था या ऊंचाई का अनुपात था। लेकिन यहाँ पे जो आवर्धन निकालेंगे हम उसे कहेंगे कोणीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन पावर कहते हैं। तो देखिए आवर्धन क्षमता और कोणीय आवर्धन एक है, लेकिन रेखीय आवर्धन अलग है। तो रेखीय आवर्धन समझ में आया ना, उसमें वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, या ऊंचाई, दूरी या ऊंचाई की बात थी, जबकि यहाँ पे कोण की बात की जाएगी।
ठीक है। तो ये कौन सा कोण, तो पता ही है आवर्धन में प्रतिबिंब ऊपर होता है, वस्तु नीचे होता है। तो प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना गया कोण और वस्तु द्वारा आंख पर बनाया गया कोण, यदि मैं मान लूँ कि वो बीटा और अल्फा है, देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ आपका आई रहा, ठीक है, और इसके बाद यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है आपका ए डैश बी डैश। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो कोण बन रहा है वो कोण आपका हुआ बीटा, ठीक है। बट अगर यहीं अगर बात करें कि वस्तु का, तो ये आपका वस्तु हो गया, लेकिन इस वस्तु को अगर यहाँ हम बढ़ा दें ये दूरी, तो ये बात बराबर है, और यहाँ का जो बनाया गया कोण है वो कोण कितना है, तो अल्फा है। तो ये कोण अल्फा हो गया और ये कोण बीटा हो गया। मैं मान लेता हूँ प्रतिबिंब द्वारा बना कोण बीटा और वस्तु द्वारा बना गया कोण अल्फा है, तो हम कह सकते हैं बीटा बाई अल्फा। क्लियर है। आवर्धन जो है, कोणीय आवर्धन का मान बीटा बाई अल्फा होगा। और भी यहाँ जितने भी एजम्पशन माना गया, इससे पिछले वीडियोस में भी देखे होंगे कि जो कोण होता है बहुत ही अल्प होता है, छोटा कोण होता है, तो हम कह सकते हैं अल्फा की जगह पे tan अल्फा, या बीटा की जगह पे भी कह सकते हैं tan बीटा। कुछ इस प्रकार से अगर हम देखें तो tan अल्फा और tan बीटा। अब देखिए tan अल्फा का मान अगर ढूंढा जाए यहाँ से, तो tan अल्फा बराबर क्या होगा, ट्रायंगल देखिए ए डैश बी डैश और सी में, तो tan अल्फा की जगह पे हम कहेंगे कि A1 बी डैश और बटे में क्या हो जाएगा बी डैश सी, tan अल्फा की जगह पे होगा tan अल्फा बराबर इतना। सिमिलर उसी प्रकार अगर tan बीटा के मान देखा जाए तो tan बीटा इक्वल टू देखा जाए तो tan बीटा इक्वल टू ये वाला दूरी हो जाएगा और बटे में ये, तो ए डैश बी डैश और बटे में बी डैश सी। देखिए बी डैश सी दोनों के नोमिनेटर नीचे में आधार जो है वो समान है, ऊंचाई दोनों के अलग अलग है, आधार दोनों के लिए समान है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कुछ इस प्रकार से रिजल्ट मिल रहा है। और ये देखिए A1 बी डैश जो है वो AB के बराबर है, ये देखिए यही था ना ऊंचाई, एक मिनट यहाँ देख लेते हैं, ये ऊंचाई था और ये ऊंचाई की जगह पर हम लिख सकते हैं ये भी ऊंचाई, क्योंकि ये बराबर है, ठीक है। कोण हमें ये निकालना है अल्फा, लेकिन ये ऊंचाई के रिप्लेस करके हम ये कर सकते हैं, मतलब ये ऊंचाई है बटे में ये अल्फा बराबर। तो उस प्रकार अगर हम अल्फा और बीटा का मान रखें तो आवर्धन के लिए फॉर्मूला जो बनेगा वो अब बनेगा tan बीटा बटे में tan अल्फा, बीटा बटे tan अल्फा की जगह पर tan बीटा हम रिप्लेस कर देंगे, और tan बीटा की जगह पर ये था और tan अल्फा की जगह पर ये। यहाँ देखिएगा तो ए बी कैंसिल हो जाएगा और सी बी डैश ऊपर हो जाएगा, सी बी नीचे हो जाएगा, क्योंकि यह हर में है, ठीक है। तो ये आपका कुछ रिजल्ट मिला सी बी डैश बटे में सी बी। अब देख लीजिए सी बी डैश और सी बी है क्या, तो सी बी डैश ये दूरी और ये दूरी क्या था, ये प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की दूरी, और ये इसको भी से सूचित करेंगे तो कितना होगा, माइनस होगा या प्लस होगा, इसकी नेचर कैसा होगा, ऋणात्मक हो या धनात्मक। तो प्रकाश की किरण पुंज इधर आ रहा है, हम मेजर कर रहे हैं इसके विपरीत दिशा माप रहे हैं, क्योंकि प्रकाश की के केंद्र से मापते हैं, प्रकाश के केंद्र से मापेंगे तो ऋणात्मक होगा, क्योंकि इधर जा रहे हैं हम, इधर जाते तो धनात्मक होता। तो ये आपका हो गया माइनस भी। सिमिलर उसी प्रकार वस्तु की दूरी ए बी, वस्तु यहाँ पर है और वस्तु की दूरी कितना हुआ प्लस माइनस यू, तो वस्तु की दूरी माइनस यू हो गया और प्रतिबिंब की दूरी भी माइनस बी हो गया। तो इस प्रकार अगर हम मान यहाँ रख देते हैं तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया और आवर्धन के मान क्या बचा भी बाई यू। और ये बेसिक फार्मूला जो था रेखीय आवर्धन में वहाँ भी ये फार्मूला देखा गया था, तो फार्मूला जो है रिजल्टेंट जो है सेम आएगा, ठीक है। अब ये अगर लेंस सूत्र लगाते हैं तो लेंस सूत्र जो है वो होता है आपका F बराबर -1 बाई V माइनस 1 बाई यू, ठीक है। अगर इसे एक स्टैंडर्ड फार्मूला में लाने के लिए V से गुणा कर देते हैं, दोनों पक्ष में अगर V से गुणा करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलेगा V बाई F, तो यहाँ इधर लिख दिया गया है, ठीक है। तो V बाई F बराबर V कैंसिल 1 माइनस V बाई यू, ठीक है। और V बाई यू की जगह पे ये रख दिया जाए मान, तो इसे आवर्धन कहते हैं M, ठीक। तो 1 माइनस M बराबर V बाई एफ, तो m बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस v बाई एफ। तो अगर v को हम कहें कि v जो है वस्तु की दूरी जो है स्पष्ट न्यूनतम दूरी d है, यही ना था वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी, और ये d है माइनस में, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि v इक्वल टू माइनस डी, ठीक है। ये भी फार्मूला लिखिएगा तो ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड फार्मूला जो है वो होता है आवर्धन के लिए। अब ये इसको अगर रख देते हैं तो आता है रिजल्ट 1 प्लस डी बाई एफ। देखिए यहाँ कन्फ्यूजन क्या होता है, यहाँ 1 माइनस बी बाई एफ होता है, लेकिन यहाँ पे भी की जगह पे माइनस डी आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फाइनली रिजल्ट जो आएगा 1 प्लस डी बाई एफ आएगा, ठीक। चलिए, तो ये रहा आवर्धन। इसके बाद इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग जौहरी जो ज्वेलर्स बनाते हैं, इसको हम लोग बोलचाल की भाषा में सोनार कहते हैं, तो वो सोनार जो है वो यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। घड़ी निर्माण कंपनी, उद्योग, इस तरह के छोटे छोटे जहाँ पे कल पुर्जे का यूज़ होता है उसमें इसे माइक्रोस्कोप का मतलब साधारण सूक्ष्मदर्शी सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। प्रयोगशाला में भी आप देखे होंगे, स्पेक्ट्रोमीटर ये सब में चीज़ आदि में इसका उपयोग करते हैं। तो ये रहा आपका सरल सूक्ष्मदर्शी, ठीक है।
अब आगे बात करते हैं हम। इसमें दूसरा जो पॉइंट है वो पॉइंट है आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में अगर बात करें तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो है इसमें दिखाई दे रहा है संयुक्त। संयुक्त के मतलब होता है ज़्यादा, एक से अधिक, मिला हुआ चीज़। तो यहाँ पे फिगर भी क्लियर दिखाई दे रहा है आप लोग का कि यहाँ पे दो जो है उत्तल लेंस दिखाई दे रहा है। दो उत्तल लेंस के मिलने के बाद मतलब दोनों को संयुक्त करने के बाद जो सूक्ष्मदर्शी का निर्माण होगा उसे हम कहेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सिंपल से इसके नाम से ही ये क्लियर है, ठीक है। अब इसका उपयोग क्यों करते हैं? तो बहुत ज़्यादा आवर्धन चाहिए हम, इसीलिए इसका उपयोग करते हैं। छोटी वस्तुओं को देखने के लिए साधारण तो ठीक था, सरल सूक्ष्मदर्शी या साधारण सूक्ष्मदर्शी में छोटी वस्तुओं को बड़ा तो देखेंगे, लेकिन बहुत बड़ा देखना होगा तो हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का यूज़ करेंगे। थोड़ा सा उसी को मॉडिफाई कर दिया जाता है तो हमारा बन जाता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। तो इस प्रकार के संयोजन द्वारा निकट की अत्यधिक छोटी वस्तुओं को देखा जा सकता है, ठीक। अब देखिए मैं शुरू में ही बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे कुछ एजम्पशन है। एजम्पशन क्या है? तो अगर हम यहाँ पे इस लेंस का फोकस यहाँ है, तो अगर इसके इधर रखते तब तो इसका प्रतिबिंब इधर ही बनता, लेकिन हम जब भी रखेंगे तो फोकस से दूर रखेंगे, ठीक है। और बहुत दूर नहीं रखते हैं, लगभग फोकस के पास ही रखते हैं। ये दूरी जो है वो फोकस के निकट ही रहता है, ठीक है। पहला एजम्पशन है। दूसरा एजम्पशन है, जैसे इसको फोकस के निकट रखेंगे तो इसका फोकस से दूर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब जो है कहीं इस प्रकार बनेगा, क्योंकि इसका एक किरणपुंज मुख्य अक्ष के समानांतर आया और ये ऐसे कुछ गुजरा, और दूसरा किरणपुंज प्रकाश के केंद्रिका से होकर गुजरा तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनाया। अब देखिए पहले वस्तु को यहाँ रखा गया, पहले वस्तु को हम यहाँ रखे तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बना। अब देखिए दूसरी जो लेंस है, यहाँ दो लेंस के उपयोग है, और दूसरे लेंस को कुछ इस प्रकार रखा जाएगा कि पहले वाले का बना प्रतिबिंब दूसरी वाला की फोकस और प्रकाश के केंद्र के बीच हो। दूसरी वाला का फोकस ये है, देखिए डायग्राम में ज़्यादा गंदा हो गया, आप देख लीजिए। दूसरी वाला का फोकस ये हुआ Fe, ठीक है। तो दूसरी पहले वाला का बना प्रतिबिंब जो है A' B' दूसरी वाले लेंस के वस्तु की तरह कार्य करेगा, और यह इसका स्थिति क्या होगा? तो फोकस और प्रकाश के केंद्र के बीच होगा। कुछ इस प्रकार से इसे सेटअप करते हैं, ठीक है। तो जब यह वस्तु जो है प्रकाश के केंद्र और फोकस के बीच रहेगा तो इसका प्रतिबिंब इधर ही बनेगा। तो फिर से देख लीजिए, वस्तु का प्रतिबिंब इधर बन गया, और प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आवर्धित बनेगा, बड़ा बनेगा। तो इससे बड़ा ये बना और इससे बड़ा ये बना, तो ज़्यादा बड़ा मिला प्रतिबिंब। तो छोटे वस्तुओं को, सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए बहुत बड़ा करके देखना होगा तो हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करेंगे। और यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए। कभी कभी ऑब्जेक्टिव इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ देता है कि आप यकीन नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव में कुछ इस प्रकार से पूछा गया है कि इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट लेंस, अभिदृश्यक लेंस, और इसे बोलते हैं आई लेंस या इसे अभिनेत्रक लेंस बोलते हैं, ठीक है। तो पूछता है कि कौन बड़ा होगा, अभिनेत्रक बड़ा होगा या अभिदृश्यक बड़ा होगा? तो सिंपल सा साधारण बात है कि जो आँख के निकट होगा ना, जिसे हम कहेंगे अभिनेत्रक लेंस, वो बड़ा होता है, ठीक है। याद रखिएगा, अभिनेत्रक लेंस जो है वो बड़ा होता है, अभिदृश्यक लेंस जो है वो छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, अधिक आवर्धन पाने के लिए एक लेंस के स्थान पर दो लेंस का उपयोग करते हैं। इस प्रकार के संयोजन द्वारा निकट अत्यधिक छोटी वस्तुओं का देखने के लिए किया जाता है। अब देख लीजिए इसका डायग्राम एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कैसे कैसे बना हुआ है, यही सब कुछ है। तो पहली स्थिति में देखिए ये लेंस, इसे हम कहते हैं अभिदृश्यक लेंस। अभिदृश्यक वस्तु की ओर होगा, मतलब वस्तु आपका कहीं इधर होगा, आंख मेरा अभिनेत्रक की तरफ होगा। अभिदृश्यक लेंस छोटा होगा, और अभिदृश्यक लेंस की फोकस से दूर पर वस्तु को रखेंगे। बहुत दूर नहीं होता है, देखिए आगे चलकर हम मानेंगे कि दोनों एक ही जगह पे है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पोजीशन है काफ़ी क्लोज है, निकट है, मतलब कि वस्तु की दूरी जो है फोकस दूरी के बराबर मानेंगे आगे चलकर। तो यहाँ से दो किरणपुंज गया, एक ये और दूसरा एक ये, तो जहाँ कट करेगा वहाँ प्रतिबिंब बनेगा, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। अब देखिए यही वस्तु की प्रतिबिंब जो है इस वस्तु के लिए, देखिए इस लेंस के लिए यह वस्तु की तरह कार्य करेगा, और यह इसकी पोजीशन कहाँ है, स्थिति कहाँ है? तो अब फोकस और प्रकाश के केंद्र के अंदर हुआ, तो जब फोकस और प्रकाश के केंद्र के अंदर हुआ तो इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा, ठीक है। अब देखिए फाइनल रिजल्ट जो है इसका प्रतिबिंब कुछ यहाँ A" B" करके दिखाया गया, यहाँ बना, ठीक है। अब बात करते हैं कोण के बारे में। तो अल्फा और बीटा कोण, तो बीटा जो कोण है वो आपका ये कोण हो गया, प्रतिबिंब द्वारा बना कोण। अल्फा जो है वस्तु के, क्योंकि यही वस्तु है आपका, तो आंख के पास से ये वाला कोण हो गया। तो इसके बाद देख लीजिए ये आपका वस्तु की दूरी हो गया। आगे चलकर हम कहेंगे वस्तु की दूरी फोकस दूरी के बराबर है। पहली स्थिति में जो प्रतिबिंब की दूरी था वह दूसरी स्थिति के लिए वस्तु की दूरी होगा, और इसके बाद फाइनल रिजल्ट जो होगा कुछ आवर्धन के रूप में मिलेगा।
इसको बनावट देख लेते हैं। बनावट में क्या होता है, तो धातु के एक लंबी बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर कम फोकस दूरी वाला और छोटा द्वारक, और इसका नाम देते हैं अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य लेंस लगा होता है, लेकिन लेंस होना चाहिए था। इस नली के बाहर वाले सिरों पर एक अन्य उत्तल लेंस स्थित होता है जिसकी फोकस दूरी ज़्यादा और द्वारक भी ज़्यादा होता है, जिसे अभिनेत्रक लेंस कहते हैं। याद रखिएगा, यह अभिदृश्यक लेंस से सदैव बड़ा होगा, ऑब्जेक्टिव है, याद रखिएगा, हमेशा पूछता है, बुक उठाकर देख लीजिए। कारण प्रणाली जो है, कारण प्रणाली देख लीजिए, फिर वही चीज़ें हैं, बताएगा कि ए बी वस्तु को मुख्य अक्ष पर रखेंगे, ठीक है, अभिदृश्यक लेंस के सामने रखेंगे, और यह जो फोकस दूरी से कुछ ही दूरी पर रखते हैं, वस्तु के निकलने वाले किरणपुंज के लेंस का परिवर्तित होकर ए डैश बी डैश वास्तविक उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाएगा, जो कि यह अभिनेत्रक लेंस के लिए वस्तु की तरह कार्य करेगा। मैं अभी बोला कि यहाँ पे जो वस्तु रखा गया इसका प्रतिबिंब यहाँ बना, ठीक है, और यह कैसा है, उल्टा है, नीचे है ना, अक्ष से नीचे है, तो उल्टा है, आवर्धित होगा, उल्टा है, आवर्धित होगा। इसके बाद यह जो है इसके लिए वस्तु की तरह कार्य करेगा। तो अब वस्तु की तरह कार्य करेगा तो लेंस के नेत्र से समानांजित करते हैं, और ए डैश बी डैश नेत्र लेंस की फोकस प्रकाश के केंद्र। अब दूसरी स्थिति में मैं अभी आपको डिस्कस किया था कि दूसरी स्थिति में फोकस और प्रकाश के केंद्र के बीच में रखेंगे। तो फोकस और प्रकाश के केंद्र के बीच में जैसे ही रखेंगे हम इसे ए डैश बी डैश, तो इस प्रकार लेंस के सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में। अब यहाँ पे सरल सूक्ष्मदर्शी के, अब सिंगल लेंस अगर देखिएगा यहाँ पे, तो यह सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह कार्य करेगा। इसको अगर हटा दें, यह सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह कार्य करेगा, क्योंकि फोकस और केंद्र के बीच रखते थे तो इसका प्रतिबिंब आगे की ओर बड़ा बनता था, और यहाँ पे सिंपल जो है, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करेगा। तो इस प्रकार समझित के ए डैश बी डैश जो है स्पष्ट दृष्टि बने होता है, और इस प्रकार अंतिम प्रतिबिंब ए डैश बी डैश मूल बिंदु के अपेक्षा उल्टा होता है। देखिए, मूल बिंदु के अपेक्षा उल्टा होता है कहा गया, ठीक है। फिर से यहाँ आवर्धन के बारे में बात करते हैं। आवर्धन का फॉर्मूला जो है बीटा बटे में अल्फा होता है, और tan बीटा बाई tan अल्फा कह सकते हैं, क्योंकि tan बीटा जो है वो अल्फा है, बीटा का मान अल्फा है, तो tan बीटा बराबर। अब tan अल्फा और tan बीटा का फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ से फॉर्मूला नहीं, सॉरी, मान देख लेते हैं क्या होता है। तो इसका मान देखिए, तो tan बीटा ये वाला है, तो tan बीटा बराबर क्या होगा, ये आपका ए डैश ए डबल डैश बी डबल डैश और बटे में बी डबल डैश C2 हो जाएगा। और उसी प्रकार tan अल्फा का मान देखें तो A1 बी डबल डैश बटे में बी डबल डैश C2, देख लीजिए यहाँ से वही चीज़ें आवर्धन के रूप में मिला। फिर इसके बाद ये कट गया और ये ऊपर गया और ये नीचे गया, रिजल्ट जो है ए डबल डैश ए बी के रूप में मिलेगा, क्योंकि ए बी का मान जो है, यहाँ देख लीजिए ध्यान से, A1 बी डबल डैश का मान जो है वो ए बी है, तो ए बी से इसको रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, अब इसे अगर हम इसी नया फार्मूला का रूप देना चाहें तो इसे हम कह सकते हैं कि ये जो है उसके अंश और हर में ए डैश बी डैश से गुणा कर देते हैं। तो इसी में ए डैश बी डैश से गुणा करेंगे अगर ऊपर नीचे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या आप कह सकते हैं परिमेयकरण किया गया है। तो ए डैश बी डैश के साथ अगर इसमें भाग देंगे तो देखिए ये आपका आ जाएगा आवर्धन। क्यों? क्योंकि वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के अनुपात ही हुआ, वस्तु और प्रतिबिंब की अनुपात ही कहलाएगा ये। देखिए ए डबल डैश बी डबल डैश बटे में ए डैश बी डैश, देखिए ए डबल डैश बी डबल डैश बटे में ए डैश बी डैश, यही था ना, ए डैश बी डैश ए डबल डैश। तो ये हो गया आपका प्रतिबिंब, ये हो गया वस्तु, तो दोनों की ऊंचाई दे रहा है, तो अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो पहला स्थिति में इसका आवर्धन निकला, तो इसे हम कहेंगे एम ई मतलब आई, सॉरी हाँ आँख अभिनेत्रक का, ठीक है। सिमिलर इसको देखें तो ए डैश बी डैश बटे में ए बी, तो ए डैश बी डैश बटे में ए बी, ए डैश बी डैश बटे में ए बी, तो ये हो गया आपका, हम कहेंगे एम ओ, ठीक है। तो ये आपका हो गया एम ई और एम ओ। अब बात करते हैं एम ई और एम ओ को। तो एम ई का मान तो हमको पता ही है कि एम ई जो है, एम ई जो है, एम ई कहने का मतलब इसका, तो यह सिंपल जो है सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह कार्य करेगा। तो इसका आवर्धन का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा कि 1 प्लस क्या था, 1 प्लस डी बटे में एफ, और एफ जो है वो ई है क्योंकि अभिनेत्रक का है, तो एफ आईज वाला है, फोकस आई वाला अभिनेत्रक वाला है। तो ये जो है अभिनेत्रक जो है सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा कार्य कर रहा है। और अभिदृश्यक जो है वो सिंपल, अगर हम देखें एम ओ बराबर, तो ये प्रतिबिंब की दूरी बटे में वस्तु की दूरी की तरह हम लिख सकते हैं। और इसके माइनस क्यों? क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे अगर हम देखें तो एम ओ, इसके लिए हम आवर्धन निकाल रहे हैं, तो प्रतिबिंब की दूरी बटे में वस्तु की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी तो धनात्मक हो ही जाएगा भी ओ, लेकिन ये दूरी क्या हो जाएगा, माइनस यू ओ, ठीक। तो भी ओ बटे में माइनस
यू। अगर दोनों को अगर पुट कर रहे हैं तो ये रिजल्ट मिलेगा, और ये रिजल्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। एग्जाम में डायरेक्ट न्यूमेरिकल इस बेस पे पूछता है, ठीक है। अब बात करते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी की लंबाई की। तो लंबाई कितना होना चाहिए, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। तो यहाँ से ये दूरी जो है वो लंबाई कहलाएगा, और ये कितना होगा, तो इसके लिए हम कह सकते हैं यहाँ से ये दूरी, तो ये दूरी कितना है, तो भी ओ है ना, भी ओ, क्योंकि इसका प्रतिबिंब है यहाँ पे। और ये दूरी कितना है, तो लगभग हम कह सकते हैं वस्तु की दूरी है प्लस यू क्या ई, या यू ई जो है इसको रिप्लेस करें हम, तो हम कह सकते हैं एफ ई, ठीक है। तो भी ओ प्लस यू ई के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो सूक्ष्मदर्शी ए बी के विदृश्य को काफ़ी क्लोज होता है, इसलिए यू ओ को एफ यू ई को एफ ओ से रिप्लेस कर सकते हैं। और इसको हम अगर देखें तो ये रिजल्ट जो है एल बटे में एफ ओ इंटू ये कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं। अब इसके लिए कुछ शर्तें हैं, शर्तें को देख लेते हैं, ये याद रखिएगा आवर्धन। और इसके बाद ये प्रतिबिंब, देखिए ऑब्जेक्टिव यहाँ पूछता है और कन्फ्यूजन करता है। ऑब्जेक्टिव में लंबाई पूछता है कि लंबाई एल का मान क्या होगा, तो एल का मान जो होगा ये प्रतिबिंब ओ है, और प्लस यहाँ वस्तु है यू ई का, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये दे दे आपको ओ कह दे और ये ई कह दे। तो प्रतिबिंब और वस्तु ये अनुपात ये मान जो है याद रखिएगा। पहले वस्तु जो है अभिदृश्य की प्रतिबिंब की दूरी प्लस अभिनेत्र की वस्तु दूरी की लंबाई के ही कहते हैं सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, कुल लंबाई। तो ऑब्जेक्टिव कई बार ये पूछा हुआ है, देख लीजिएगा ध्यान से। मैं जो लगता है कि ऑब्जेक्टिव है उससे मैं बार बार फोकस कर देता हूँ, इसको आप नोट डाउन अलग से किया कीजिए। चलिए, अधिक आवर्धन के लिए आवश्यक शर्तें क्या है, ज़्यादा प्राप्त आवर्धन हो तो अभिदृश्यक लेंस फोकस दूरी से कम होना चाहिए। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी तो जितना छोटा अभिदृश्यक होगा उतना ही ठीक ठाक होगा, ठीक है। दूसरा, अभिनेत्रक की फोकस दूरी कम होनी चाहिए, दोनों छोटा छोटा होना चाहिए। तीसरा, अभिदृश्यक लेंस के द्वारा छोटा, अभिनेत्रक के द्वारा बड़ा होता है। ये शर्तें जो है पूछता है ऑब्जेक्टिव में यहाँ भी, कि निम्न में से अधिक आवर्धन प्राप्त करने के लिए कौन सी शर्तें होनी चाहिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में। तो ये ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा। यहाँ कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप बनाकर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, नहीं तो फिर मेरे व्हाट्सएप पे इसका सोल्यूशन आप भेज सकते हैं। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अभिदृश्यक और नेत्र की देख लीजिए एक बार, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन है यहाँ, एक और यहाँ भी क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए जरूर उपयोगी साबित होगा। न्यूमेरिकल आप बनाया कीजिए, जो न्यूमेरिकल मैं देता हूँ उसको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर और उसका बना हुआ सोल्यूशन जो है मेरे व्हाट्सअप नंबर पे जरूर सेंड किया कीजिए। और अगर लगे कि आपके लिए ये उपयोगी लग रहा है आपके दोस्तों के लिए, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।